Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on economics for UPSC prelims, which you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. Alright guys, if you are new to the channel, do not forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. Do recommend the video to your friends, and if you are following this course, do not forget to leave a comment down below so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, let's move ahead in our course. और ये लास्ट लेक्चर है मॉड्यूल 5 का। छोटा सा 3-4 स्लाइड्स और बचे हैं तो हम पढ़ लेते हैं उसको भी। और लास्ट लेक्चर में हमने जीएसटी के बारे में देखा था कि जीएसटी कैसे काम करता है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा जीएसटी कैसे काम करता है ना। नहीं समझ में आया तो एक और बार वीडियो देखी, 3-4 बार देखिए तो डेफिनेटली समझ में आएगा। और आज हम दूसरे टाइप ऑफ टैक्सेस पढ़ते हैं जिनको हम सॉरी ये तो शायद पुराना वाला ही है जीएसटी में, है ना। हम सेस एंड सरचार्ज पढ़ेंगे आज, जिसमें हम देखेंगे कि सेस क्या होता है और सरचार्ज क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। सरचार्ज क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर और चार्ज लगा देना, ठीक है। सरचार्ज, सरचार्ज मतलब किसी के ऊपर और चार्ज लगा देना, दैट इज सरचार्ज। तो क्या मतलब हो सकता है कि भाई आप टैक्स तो दे ही रहे हो, ठीक है। अब टैक्स के ऊपर और अगर कुछ टैक्स लग रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सरचार्ज। सर मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स, ठीक है। कंप्यूटेड ऑन टैक्स अमाउंट, सो इट्स अ टैक्स ऑन टैक्स। दिस अमाउंट विल गो टू CFI, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। इट इज़ नॉट शेयर्ड विद द स्टेट्स, स्टेट्स के साथ ये शेयर नहीं होता है और इसका कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो सरचार्ज बेसिकली क्या होता है? जो आप टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो आपका इनकम लेट से 5 लाख रुपए है, ठीक है, और लेट से आप 10% टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है। तो 10% अगर आप टैक्स पे कर रहे हो 5 लाख का, तो कितना हुआ? 10% ऑफ 5 लैक्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितना हुआ? 50,000 हो गया, ठीक है। अब 50,000 आप टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है। अब इस टैक्स पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि सरचार्ज जो है वो 10% है, तो मतलब इस 50,000 पे मैं 10% फिर से कंप्यूट करूँगा। समझ में आ रहा है? तो मेरा कितना हो जाएगा? मेरा हो जाएगा 5,000, ठीक है। तो मेरा सरचार्ज कितना हो गया? 5,000, ठीक है। तो जो सरचार्ज है दैट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द टैक्स पेड, ठीक है। जो 50,000 मैंने टैक्स पे किया, और अगर मेरा सरचार्ज 10% है, तो मैं उस 50,000 पे 10% टैक्स और दूंगा, दैट इज़ 5,000। तो इट इज़ अ टैक्स ऑन टैक्स। ये जाता कहाँ है? ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डायरेक्टली जाता है, ठीक है। स्टेट्स के साथ ये शेयर नहीं होता है, ठीक है, और इसका कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इसका मतलब है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 10% सरचार्ज लगा रहे हो तो गवर्नमेंट बोली हम 10% सरचार्ज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको उसको एजुकेशन में यूज़ करना है, ठीक है। ऐसा कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है इसका, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सरचार्ज, ठीक है। सेस क्या होता है फिर? सेस किस पे लगता है कि आपने टैक्स दिया, ठीक है, आपने सरचार्ज भी दिया उसके ऊपर। समझ में आ रहा है? तो आपने क्या किया था? आपने 50,000 का टैक्स दिया था, 5,000 का सरचार्ज दिया था, टोटल कितना हो गया? 55,000। अब इस टोटल अमाउंट पे मान लो मेरा सेस है 2%, ठीक है। तो इस टोटल अमाउंट पे लगेगा वो 2%। समझ में आया? ये हटाओ, कितना आया? 110, 1100 रुपये, ठीक है। तो ये जो 1100 रुपये हो गया, ये क्या हो गया? दिस इज़ अ सेस। अगर मेरा 2% सेस है तो ये किस पे लगेगा? टैक्स पर सरचार्ज पे लगेगा, अगर कोई सरचार्ज है तो, ठीक है। तो इट इज़ कंप्यूटेड ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज। और जनरली जो सेस होता है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए लगता है, जैसे कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस, ठीक है, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जीएसटी कंपेंसेशन सेस, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर मोटिव है इसका कि मैंने ये आपके ऊपर 2% टैक्स इसलिए लगाया है क्योंकि मेरे को फार्मर्स को सपोर्ट करना है, या फार्मर्स के लिए ये पैसा जाएगा, ठीक है। तो क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि ये पैसा जो है वो फार्मिंग के लिए जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड सेस। किस पे लगता है? टैक्स प्लस सरचार्ज पे लगता है। सरचार्ज किस पे लगता है? सिर्फ टैक्स पे लगता है, ठीक है। एंड सेस इज नॉट शेयर विद द स्टेट्स। सरचार्ज भी शेयर नहीं होता, सेस भी शेयर नहीं होता है, एक्सेप्ट द जीएसटी कंपेंसेशन सेस। जीएसटी कंपेंसेशन सेस क्या होता है? देखो जब जीएसटी नहीं आया था तो स्टेट गवर्नमेंट अपना वैट लगाते थे हर चीज़ पे, है ना। वैट लगाते थे तो उनके पास जो ये टैक्स आता था ना वो काफ़ी ज़्यादा रहता था, ठीक है। वो टैक्स काफ़ी ज़्यादा रहता था। अब जब ये सारा एबॉलिश कर दिया गवर्नमेंट ने और एक सिंपल प्लेन जीएसटी ले आए, तो जो रेवेन्यू है स्टेट्स का वो बहुत ही डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि उनका टैक्स कलेक्शन कम हो गया, है ना, स्टेट्स का। क्योंकि वैट और एक्साइज सब डिज़ोल्व करके जीएसटी ले आया, जीएसटी कम है, बेसिक प्राइस पे लगता है ना। तो जो उनका जो कलेक्शन है रेवेन्यू का वो डिक्रीज़ हो गया। अब इसको एकदम से अब ये कम हो जाएगा तो स्टेट्स कैसे कोप अप करेंगे? तो उसके लिए ये गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको जीएसटी कंपेंसेशन सेस देंगे, ठीक है।
ओनली जीएसटी कंपनसेशन सेस इज शेयर्ड विद द स्टेट्स एज पर द जीएसटी काउंसिल फार्मूला। अब जीएसटी काउंसिल एक बॉडी है, ठीक है, जो ये डिसाइड करती है कि कितना सेस जो है वो स्टेट्स के पास जाएगा, ठीक है। कुल मिला के आपको सेस और सरचार्ज का कंसेप्ट समझ में आ गया ना, कि सरचार्ज जो है वो टैक्स के अमाउंट पे लगता है और जो सेस है वो टैक्स प्लस सरचार्ज के टोटल अमाउंट पे लगता है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो इसमें इस एक और चीज़ जीएसटी के बारे में बहुत अच्छी है। अच्छी तो क्या है, मतलब एक चीज़, एक फ़ीचर है इसका कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। क्या मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का क्या मतलब है कि देखो पहले क्या होता था, मान लो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में आयरन और स्टील ये सब बहुत बनता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ मान लो स्टील बनाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टील बनाता है और वो रिलायंस को बेच देता है स्टील, ठीक है। स्टील इज सोल्ड टू द रिलायंस, ठीक है। तो रिलायंस क्या होता है, अब जब ये इसको बेचेगा तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा, है ना। तो जो रिलायंस है वो टैक्स पे करता है स्टील को, ठीक है। पहले क्या था, ये जो टैक्स पे कर रहा था स्टील को, ये किसके पास जाता था, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास जाता था, ठीक है। दिस गोज टू द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। ये पुराने सिस्टम में था, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ से स्टील बना, स्टील ये अच्छा रिलायंस में मान लो महाराष्ट्र में है ना, रिलायंस ये महाराष्ट्र बेच रहा है स्टील, छत्तीसगढ़ से स्टील बन के महाराष्ट्र में बिक रहा है, ठीक है। तो क्या होता था कि जो रिलायंस होती थी वो इस जो स्टील इस पे परचेज हो रहा है उस पर टैक्स पे करती थी, और ये टैक्स किसके ऊपर, किसके पास जाता था, छत्तीसगढ़ के पास जाता था, क्योंकि ये जो स्टील है वो छत्तीसगढ़ से बना है, ठीक है। तो टैक्स जो स्टील पे जाता था वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को मिलता था, ठीक है। बट जब जीएसटी आया ना, तो जीएसटी जब आया तो क्या हुआ, ये जो टैक्स जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को मिल रहा था, अब सरकार ने ये बोला कि जीएसटी में ऐसा चीज़ है कि ये जो टैक्स है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, ये मुंबई वाली गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र को मिलेगा। समझ में आ रहा है, जहाँ सोल्ड हो रहा है, जहाँ चीज़ बिक रही है, उस स्टेट को वो टैक्स मिलेगा। तो उसी को हम बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्या मतलब है, अंडर जीएसटी टैक्स गोज टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है क्या मतलब है। स्टील बना छत्तीसगढ़ से, बिका, बेचने वाला जब स्टील बिका रिलायंस को, तो रिलायंस ने पहले पहले जब जीएसटी नहीं था, जो रिलायंस टैक्स पे करता था स्टील पे, वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को जाता था, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट हो रहा था स्टील। बट जब जीएसटी आया तो जीएसटी में क्या प्रोविज़न है कि ये जहाँ जा रहा है ना, डेस्टिनेशन जो है इसकी, स्टील कहाँ बिक रहा है, महाराष्ट्र में बिक रहा है ना, तो उस महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। समझ में आ रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें लॉस हो गया ना उन स्टेट्स का जो रिसोर्स रिच है। अब भाई छत्तीसगढ़ में पूरा आयरन और स्टील है, अब छत्तीसगढ़ से ही बन के जाएगा, तो जहाँ भी जाएगा वहाँ उस गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। ये क्या बात है, समझ में आ रहा है। तो इसमें इसमें इन सारे स्टेट्स को लॉस हुआ, जो मिनरल रिच जो स्टेट्स हैं उनको बहुत लॉस हो रहा है, क्योंकि भाई इनको टैक्स मिल ही नहीं रहा है, सारा का सारा टैक्स इनको मिल रहा है, ठीक है। तो ये मतलब है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन ऑफ टैक्स का, ठीक है। तो ये एक रेट है, सारे गुड्स हैं सर्विसेज हैं सब पे एक रेट है। कब से ऑपरेशनल था, 2017 से, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, ये सब हो गया। तो इसमें बहुत सारे जो सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस हैं उनको डिसॉल्व कर दिया गया और एक सिंगल टैक्स आया जीएसटी, है ना। ये तो हमको पता ही है बहुत सारे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से टैक्सेस डिसॉल्व हुए हैं, ठीक है। टैक्स इज डिस्चार्ज एट एवरी स्टेज ऑफ सप्लाई एंड द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड एट द प्रीवियस स्टेज इज अवेलेबल फॉर द ऑफसेट एट द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ नहीं बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो बहुत स्टेजेस होती है ना, मैन्युफैक्चर है, फिर होलसेलर है, फिर रिटेलर है ना, फिर एंड कंज्यूमर है, ठीक है। तो जो होलसेलर पे करेगा टैक्स वो सरकार दे देगी, जो रिटेलर इसको टैक्स पे करेगा, ठीक है। मान लो क्या होता है कि होलसेलर कुछ टैक्स पे करता है मैन्युफैक्चरर को, ठीक है, और होलसेलर कलेक्ट भी करेगा रिटेलर से टैक्स, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, जो वो कलेक्ट कर रहा है और जो वो पे कर रहा है, उसको बस उतना ही पे करना पड़ेगा सरकार को। समझ में आ रहा है, डिफरेंस ही पे करना पड़ेगा, बाकी सब जो है वो एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है किसको, बीच में स्टेजेस में जो जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको, ठीक है। तो ये बोल रहा है वो टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई। इसमें जो टैक्स होता है वो वैल्यू एडिशन पे लगता है। समझ में आ रहा है, जो 100 रुपये का प्राइस था, ठीक है, उसके ऊपर आपने वैल्यू ऐड किया 10 रुपीज़ का, ठीक है, फिर ये प्राइस आया 110 रुपये का, ठीक है। तो जो टैक्स लगता है वो वैल्यू एडेड पे लगता है। समझ में आ रहा है, मान लो 50 रुपये का आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपने 50 रुपये की वैल्यू ऐड करी इसमें, ठीक है। तो जो ये वैल्यू ऐड हुई ना 50 रुपये की, इस पर जीएसटी लगता है, ठीक है, 10% या जो भी है, 105 रुपये हो जाएगा इसका प्राइस। तो ये वैल्यू एडेड पे टैक्स लगता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं तो वही बोल रहा है वो, ठीक है।
अब जीएसटी का अगर हम अमेंडमेंट देखें तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, कौन कौन से आर्टिकल्स में चेंजेस आए थे वो भी देख लेते हैं हम। तो देखो सबसे पहला आर्टिकल था आर्टिकल 246A। जहाँ पे भी ए आ जाए ना, इसका मतलब है कि वो अमेंडेड आर्टिकल है, ठीक है। पहले आर्टिकल था 246, इसको अमेंड करके कौन सा आया 246A। तो जहाँ पे भी ए आए तो आप समझ जाओ कि ये आर्टिकल अमेंड हुआ है, ठीक है। तो 246A क्या बोलता है कि स्टेट्स कुड नाउ टैक्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज वर अर्लियर प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो 246A में बोला कि अब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों टैक्स हो पाएंगे, पहले सर्विसेज टैक्स नहीं हो पाते थे। यूनियन विल टैक्स इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ IGST। अब जैसे छत्तीसगढ़ जो है वो महाराष्ट्र को सामान बेच रहा है, तो इस पर जो टैक्स लगेगा ना दैट इज़ कॉल्ड IGST। जो रिलायंस टैक्स पे करेगा दैट इज़ कॉल्ड IGST। और ये किसके पास जाता है, ये सेंटर के पास जाता है टोटल टैक्स। फिर बाद में सेंटर जो है वो उसको स्टेट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, समझ में आ रहा है, फिर वो बाद में स्टेट्स को देता है। पहले ये जो IGST होता है वो सेंटर के पास ही जाता है, समझ में आ रहा है। ये जो पहले IGST लगता है, इंटर स्टेट जब सप्लाई होती है गुड्स की तो उस पर IGST लगता है, इंटीग्रेटेड सेल्स टैक्स, ठीक है। ये जो होता है ये सेंटर के पास जाता है, फिर बाद में जो सेंटर है वो स्टेट्स को देता है, ये जो भी डेस्टिनेशन स्टेट है उसको मिलता है फिर जाके जो उसका पार्ट होता है, ठीक है। तो वो ये सब किस आर्टिकल में मैंशनड है, ये सब आर्टिकल 246A में मैंशनड है कि यूनियन विल इंटर जो स्टेट सप्लाईज हैं उस पर यूनियन टैक्स करेगा और वो IGST होगा, बाद में ये शेयर करेंगे, ठीक है। और ये किस पे दिया हुआ है कि IGST जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ये दिया है 269A में। आर्टिकल 269A क्या बोलता है कि IGST विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स विद GST काउंसिल फार्मूला। तो GST काउंसिल एक फार्मूला देगी जिसके बेसिस पे जो IGST सेंटर ले रहा है उसको स्टेट्स में शेयर करेंगे, ठीक है। फिर एक आता है आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 क्या बोलता है कि CGST जो है, जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एज पर फाइनेंस कमीशन फार्मूला। तो ये सब याद रखना है आपको कि 269 जो है वो उसमें IGST का बात की गई है। IGST को डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे करेंगे, GST काउंसिल के फॉर्मूले से। आर्टिकल 270 में CGST का बात किया गया है, CGST को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में, बट कौन सा फॉर्मूला होता है, फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। आर्टिकल 279A में प्रेसिडेंट GST काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये भी याद रखो कि आप जो GST काउंसिल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको हेड कौन करता है, अपने फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि आर्टिकल जो 279A है उसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है GST काउंसिल को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन हेड करता है, फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है, ठीक है। फिर एक और आर्टिकल आता है आर्टिकल 366। उसमें क्या बोला कि जो अल्कोहल है, ठीक है, जो अल्कोहल है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का जो अल्कोहल है ना, जो शराब है, दैट इज़ केप्ट आउट ऑफ द GST। इस पर GST नहीं लगता है। तो अगर आप वाइन शॉप में जाओगे है ना वाइन की बॉटल लेने, तो उस पर जो लगता है दैट इज़ वैट, ठीक है। तो वैट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली जाता है, ठीक है। तो उस पर वैट लगता है। बाकी कुछ कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हैं जो दे आर केप्ट आउट ऑफ GST। ऐसे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पेट्रोल है ना, डीजल है, एविएशन टरबाइन फ्यूल है, ठीक है। तो ये सब जो हैं दीज आर केप्ट आउट ऑफ GST। इन पे अभी भी एक्साइज और वैट लगता है, इनमें अभी भी एक्साइज और वैट लगता है। और ये कौन डिसाइड करेगा कि ये कब GST के रेंज में आएंगे, ये GST काउंसिल डिसाइड करेगा। तो GST काउंसिल का एक फंक्शन ये भी है, ये बताना कि कब ये जो 5 हाइड्रोकार्बन है, ये जो है पेट्रोल, डीजल, ATF है ना, ये सब LPG, ये सब जो है ये कब से GST के अंडर आएंगे, ठीक है। बट ये याद रखो कि जो आर्टिकल 366 है उसमें अल्कोहल जो कंजम्पशन के लिए, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहल होता है, जो शराब होती है, दैट इज़ केप्ट आउट ऑफ GST, ठीक है। अब इस पर भी क्या लगता है, एक्साइज एंड वैट लगता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बेसिक चीज़ें देख सकते हैं कि GST में कौन कौन से रेट्स हैं। तो GST में 5 बेसिक हैं, क्या क्या हैं, 0%, 3%, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। ये 6 स्टैंडर्ड रेट्स हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की कौन कौन से रेट्स हैं स्टैंडर्ड। मोटिव यही है कि सबको मर्ज मतलब सब मोस्टली सारे प्रोडक्ट्स हम मिनिमम रेंज में लाएंगे, 12%, 18% वाली रेंज में लाएंगे, है ना। 5 जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये दीज आर केप्ट आउट ऑफ GST, ये मैंने बता ही दिया। और GST काउंसिल जो है वो डेट डिसाइड करेगा कब से ये GST के अंदर आएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से जो टैक्सेस हैं वो रिप्लेस हुए हैं, ठीक है। तो सेंटर पहले कुछ कुछ टैक्सेस लगाता था, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, सेंट्रल सर्विस टैक्स हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, सेसेस हो गए जैसे कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस। तो ये सब डिमोलिश होकर इन सब को हटा के एक टैक्स आ गया है, दैट इज़ कॉल्ड CGST, ठीक है।
इन सबको हटा के कौन सा आ गया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले इतने सारे टैक्स लगते थे, एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, दुनिया भर के सेसेस, तो इन सबको हटा के सेंट्रल जीएसटी ले आए हैं सरकार, ठीक है। स्टेट में कौन कौन से हटे ये भी देख लेते हैं। स्टेट में पहले क्या क्या लगता था, वैट लगता था, सेल्स टैक्स, वैट और सेल्स टैक्स एक ही बात है, एंट्री टैक्स लगता था, ऑक्ट्राई लगता था, लग्जरी टैक्स लगता था, है ना, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, एडवर्टाइजमेंट पे टैक्स लगता था, लॉटरी पे टैक्स लगता था, बेटिंग, गैम्बलिंग, इन सब पे टैक्स लगता था। इन सब को हटा के अब क्या कर दिया है, एक यूनिफॉर्म जीएसटी ले आया है, ठीक है, एसजीएसटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे टैक्सेस आपको थोड़े पता होने चाहिए, कौन कौन से डिजॉल्व हुए हैं, कौन कौन से नहीं हुए, तो एक बार 2-3 बार देखोगे तो याद आ जाएगा, तो ऑप्शन मारने में सही रहेगा, है ना। तो बस इतना ही है आज, ये मॉड्यूल अपना 5 जो है वो ख़त्म हो गया। अगला लास्ट मॉड्यूल हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्या एक्सचेंज रेट हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये सब हम देखेंगे, है ना। तो पढ़ते रहिए, है ना, बने रहिए लेक्चर में, और पूरे लेक्चर देखिए, नोट्स देखिए, बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू क्लियरिंग यूपीएससी। आप जितना रिवाइज करोगे उतना आपके दिमाग में रहेगा, है ना। बाकी एज़ यूजुअल जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, है ना, और अपने फ्रेंड्स को आप बताइए कि इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स इनको प्रॉब्लम हो रही है इकोनॉमिक्स समझने में, है ना, तो उनको बताइए। बाकी फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, मॉड्यूल 6 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।